द विनफ्रेड्स ओशनवाइल का एक प्रतिष्ठित परिवार था। ओशनवाइल की पहचान कासिया के बराबर थी। अगर कासिया को कुलीन वर्ग माना जाता था तो ओशनवाइल को एक उभरता सितारा कहा जा सकता था। विनफ्रेड्स खनन व्यवसाय में थे और पिछले वर्षों में उन्होंने काफ़ी संपत्ति बनाई थी। हालांकि हाल के वर्षों में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी उनकी आर्थिक नींव मजबूत थी। कुछ महीने पहले उन्होंने साउथ अपराइडन में एक दुर्लभ खदान हासिल की थी, जिसने पूरे उद्योग में ईर्ष्या पैदा कर दी थी। अब उन्होंने अचानक इस लाभदायक अवसर को एक नाजायज बच्चे के लिए छोड़ दिया। यह उदारता की बात थी। शॉन को पारिवारिक रिश्तों की परवाह न होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। स्कॉट्स भी कभी एक प्रतिष्ठित परिवार हुआ करता था, लेकिन अमीरों के बीच साजिशें और धोखेबाजी आम थीं। उसने ये सब देखा था। मुनाफे की बात आते ही माता पिता और भाई बहन भी नगण्य हो जाते थे। कैसी, क्या ये कोई जाल है? कैथरीन हमेशा मानती थी कि शॉन अपने कामों में भरोसेमंद है, और सच में वह था भी। वह बिना यकीन के कोई कदम नहीं उठाता था। लोग सोचते थे कि शॉन लापरवाह है, निष्ठुर है और जो चाहे करता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह बेहद सावधान रहता है और कोई भी बारीकी नहीं छोड़ता। कैथरीन शॉन की बात समझ गई, लेकिन उसकी चिंता की तुलना में वह ज्यादा शांत थी। नहीं, वो खदान बहुत दुर्लभ है। भले ही विनफ्रेड्स उसे रखना चाहें, वे उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। विनफ्रेड्स आर्थिक संकट में हैं। उन्होंने खदान के अधिकार सौंप दिए हैं, लेकिन 3 साल बाद बाकी हिस्सा फिर से उन्हीं का होगा। शॉन ने भी उस खदान के बारे में सुना था। कहा जाता था कि उसमें भारी भंडार है। वर्तमान में वह सिर्फ खोज के चरण में थी। असली खनन शुरू होने में 1-2 साल लगते। विनफ्रेड्स ने 3 साल की अवधि के लिए खनन अधिकार दिए थे। असल में सिर्फ 1 साल ही अधिकार उपलब्ध थे। 3 साल बाद खदान फिर से उनके पास लौट आती और तब उन्हें पूरा मुनाफा मिलता। ज़ेवियर सच में बहुत चालाक था। शॉन को कुछ और याद आया और उसने कैथरीन को तुरंत चेताया, कैसी, सुना है डंकन्स भी उस खदान पर नजर गड़ाए हुए हैं। डंकन्स खूंखार बाघ जैसे हैं। अगर उन्होंने उसे चाह लिया तो अच्छा नहीं होगा। द डंकन्स, कैथरीन ने धीरे से बुदबुदाया। उसकी सजी हुई लंठें उसकी चमकती आंखों को आंशिक रूप से ढक रही थी, होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। क्या वे चाहते हैं उसे? शॉन कैथरीन का मतलब नहीं समझ पाया और उसे लगा कि उसके व्यवहार में कुछ गलत है। खैर कैसी, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। डंकन्स ताकतवर हैं, हमें उनसे बचना चाहिए। कैथरीन ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी आंखों में शरारती मुस्कान और गहरी हो गई। आधे घंटे बाद रोनन, एरक को लेकर समय पर आ गया। नए कपड़े पहनने के बाद एरक बिल्कुल अलग दिख रहा था। सालों तक ब्लैक मार्केट में रहने से उसकी गोरी त्वचा का रंग फीका पड़ गया था। गोरा चिट्टा किशोर बेहद नाजुक नैन नक्श वाला था और उसकी हल्की ऊपर उठी आंखों में आकर्षक आभा झलक रही थी। उसका ठंडा स्वभाव उसे रहस्यमय युवक की परछाई बना रहा था। यहाँ तक कि शॉन भी कह उठा, ये लड़का नए कपड़ों में और भी लाजवाब लग रहा है। अगले ही पल रोनन ने ताना मारा, ये कपड़े मैंने चुने हैं, समझे? और शॉन, तुम कितने बीमार दिमाग वाले हो। लाजवाब कह रहे हो, कितना गंदा लगता है। जब दोनों फिर झगड़ने ही वाले थे, कैथरीन ने लाचार होकर सिर हिलाया, उठी और ठंडी आवाज में बोली, भूख। ये कहकर वह तेजी से निकल गई और दोनों भी बहस भूलकर उसके पीछे चल दिए। एरक वहीं खड़ा रह गया, अपने कपड़ों की तरफ देखते हुए भौहें सिकोड़ लीं। उसके दिमाग में कैथरीन का चेहरा घूम रहा था। क्या ये अच्छे नहीं लग रहे? उसने तारीफ क्यों नहीं की? रात के खाने के लिए रेस्तरां रोनन ने चुना था और अनुमान के मुताबिक वह एक बारबेक्यू रेस्तरां था। दरवाजे तक पहुंचते ही रोनन और शॉन दौड़कर अंदर चले गए, लेकिन एरक दरवाजे पर ही हिचकिचाया। पीछे चल रही कैथरीन ने एरक की झिझक देखी और ठंडी नजर डाली। क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे? एरक थोड़ा झेप गया, सिर झुकाया और धीरे से बोला, क्या मैं भी अंदर आ सकता हूँ? बिल्कुल, कैथरीन ने बिना झिझक कहा। अगर तुम्हें लाना नहीं होता तो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाती? कैथरीन ने जो कहना था कह दिया।
अब आना या न आना उसी पर था। कैथरीन को आगे बढ़ते देख एरिक भी तुरंत उसके पीछे चला गया। ये पहली बार था जब एरिक किसी के साथ एक ही मेज पर खाना खाने आया था। किलियान के साथ रहते हुए मैच जीतने पर किलियान उसे कभी कभी बाहर ले जाता था, लेकिन एरिक हमेशा दरवाजे पर खड़ा रहकर बचे हुए का इंतजार करता था। वह न खाए तो भूखा रहना तय था। रोनन बड़े ध्यान से कैथरीन की मदद कर रहा था, उसके लिए मांस काटकर प्लेट में रख रहा था। ये देखकर शॉन चुटकी लिए बिना नहीं रह सका। क्यों न तुम उसे मुंह में ही खिला दो, ताकि कैथरीन को हाथ भी न उठाना पड़े। रोनन जानता था कि शॉन उसे चिढ़ा रहा है, लेकिन वह बुरा नहीं माना, बल्कि आत्मविश्वास से बोला, अगर कैथरीन चाहेगी तो मैं वही करूंगा। शॉन हंस पड़ा। अविश्वसनीय। अगर उसे रोनन की कैथरीन के प्रति दीवानगी का पता न होता तो वह यही समझता कि रोनन को सच में उससे लगाव है। एरिक चुपचाप खाना खा रहा था और दूसरों को देख रहा था। उसकी सिकुड़ी आंखों में ईर्ष्या झलक रही थी। उसे विश्वास था कि एक दिन वह भी कैथरीन के पास बैठेगा और उसकी हर पसंद का ख्याल रखेगा। कैथरीन ने विनफ्रेड से रात 8 बजे मिलने का समय तय किया था। बारबेक्यू खत्म करने के बाद रोनन उन्हें वहां ले गया। शॉन को लगा कि उसे नहीं जाना चाहिए, इसलिए सिर्फ 3 लोग ही गए। कार में बैठने के बाद कैथरीन पीछे की सीट पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर आराम करने लगी। एरिक उसके बगल में चुपचाप बैठा रहा जबकि रोनन गाड़ी चलाते हुए बोरियत में बातें करने लगा। हालांकि रोनन ड्राइविंग पर ध्यान दे रहा था, उसकी नज़रें कैथरीन से हटती नहीं थीं। अजनबी एरिक पर उसे भरोसा नहीं था। वो हर समय सतर्क था कि कहीं ये टाइलर कोई गड़बड़ी न कर दे। कुछ देर बाद रोनन ने चुप एरिक से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता कि हम तुम्हें बेच देंगे? ये सुनकर एरिक ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में हल्की हरी रोशनी झलक रही थी, ठंडी और भयावह। उसे पूरा हक है। वह यानी कैथरीन। रोनन उसकी हिम्मत पर दंग रह गया और बोला, वाह बच्चे, तुम में हिम्मत है। फिक्र मत करो, कैथरीन बुरी इंसान नहीं है। हमने विनफ्रेड से सौदा किया है। जो चाहिए वो मिलते ही तुम अपने घर लौट सकते हो। किलियान के साथ ब्लैक मार्केट में रहने से तो कहीं बेहतर है। सच। एरिक की ठंडी आवाज गूंजी। रोनन ने हरी बत्ती पार की और एरिक की हल्की मुस्कान और उसकी आंखों में छिपी घातक नीयत को देख ही नहीं पाया। ये रहा आपके दिए गए अंश का आधुनिक हिंदी अनुवाद। नेम्स इंग्लिश में ही रखे गए हैं और नोवेल ड्रामा हटा दिया गया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक काली कार धीरे धीरे विनफ्रेड्स के घर के सामने आकर रुकी। यह उनका मुख्य निवास नहीं था, इसलिए घर बहुत भव्य नहीं था। पहले ही विनफ्रेड्स से संपर्क किया जा चुका था, इसलिए जैसे ही कार रुकी, कोई स्वागत के लिए बाहर खड़ा था। नमस्ते, मैं बटलर हूँ। मिस्टर विनफ्रेड्स और बाकी लोग अंदर इंतजार कर रहे हैं। कृपया मेरे साथ आइए। रोनन ने सिर हिलाया और आगे बढ़ा। एरिक बीच में था और कैथरीन पीछे धीमे कदमों से चल रही थी। जैसे ही तीनों कार से उतरे, बटलर की नज़र एरिक पर टिक गई। लगता था उसने एरिक को पहली नज़र में पहचान लिया। रोनन को यह अजीब लगा और वह कैथरीन के पास धीमे चलते हुए बोला, सुनो कैथरीन, ये बटलर एरिक को इतना घूर क्यों रहा है? क्या वह उसे जानता है? कैथरीन चुप रही और जब रोनन ने देखा कि वह बात नहीं करना चाहती, तो उसने और नहीं पूछा। घर के अंदर पहुंचने के बाद रोनन को वजह समझ आ गई। सर, मैडम, आगे खड़े व्यक्ति विनफ्रेड्स के मुखिया हैं और उनके बगल में उनके बड़े बेटे हैं। रोनन ने बटलर की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, वाह, कितने मिलते जुलते लग रहे हैं। विनफ्रेड्स का मुखिया जेवियर और एरिक एक जैसे दिखते थे। जेवियर को देखकर रोनन को अंदाजा लग गया कि एरिक बड़ा होकर कैसा दिखेगा, इसलिए कैथरीन पहले ही निश्चिंत थी, उसे सब पता था। रोनन ने एरिक की कोहनी में हल्का सा धक्का मारा और फुसफुसाया, दोस्त, तुम तो बिल्कुल अपने बाप जैसे दिखते हो। एरिक ने ऊपर जेवियर की तरफ देखा, उसकी आंखों में कठोर चमक थी। जेवियर उत्साहित होकर उठ खड़ा हुआ, चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वह जल्दी से रोनन की ओर आया। तुम लोग हैकर अलायंस से हो न?
मेरा बेटा ढूंढने में मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं बहुत आभारी हूँ। यह अचानक मिला, गर्मजोशी भरा स्वागत रोनन को चौंका गया। वह समझ नहीं पाया कैसे प्रतिक्रिया दे। कैथरीन किनारे खड़ी रही, उसके चेहरे पर उदासीनता थी। वह आंखें हल्की सिकोड़कर ज़ेवियर पर नज़र गड़ाए रही। कई सालों की मेहनत के बाद ज़ेवियर को अपना खोया हुआ बेटा एरिक मिल गया था। लेकिन एरिक से सीधे मिलने की बजाय उसने पहले कैथरीन और रोनन का स्वागत किया। क्या यह अजीब नहीं था? कैथरीन ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी बातचीत के बाद ज़ेवियर ने आखिरकार एरिक को गौर से देखा। उसकी आंखों में नमी आ गई। एरिक, है न तुम? कई सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। ज़ेवियर की गर्मजोशी के बिल्कुल विपरीत एरिक बेहद शांत रहा। उसके कठोर चेहरे पर न तो अपनापन था, न खुशी। ज़ेवियर एरिक की ठंडक से थोड़ा चकित हुआ, लेकिन तुरंत संयमित हो गया। आखिरकार वह एक प्रभावशाली इंसान था। उसने एरिक से कहा, आज तुम्हारा बड़ा भाई भी यहाँ है। आओ, तुम्हें मिलवाता हूँ। ज़ेवियर ने पीछे देखा। विनफ्रेड्स का बड़ा बेटा जेरेमी अनिच्छा से उठा। उसके चेहरे पर साफ नापसंदगी झलक रही थी, क्योंकि आखिरकार वे सगे भाई नहीं थे। उच्च समाज में ऐसे रिश्तों को कोई महत्व नहीं देता। कौन चाहेगा कि एक नाजायज छोटे भाई को अपनाए? लेकिन ज़ेवियर के इशारे बल्कि दबाव की वजह से जेरेमी ने एरिक को अभिवादन किया। मैं जेरेमी हूँ, विनफ्रेड्स का बड़ा बेटा। विनफ्रेड्स में तुम्हारा स्वागत है। उसके शब्दों से उसका रुख साफ झलक रहा था। एरिक को नीचा दिखाने के लिए उसने वेलकम बैक नहीं कहा, बल्कि सिर्फ वेलकम कहा। ये घर आखिर किसका था? सबने स्पष्ट रूप से उसका ताना समझ लिया। कैथरीन का यहाँ और रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसने रोनन की तरफ देखा और उसने तुरंत संकेत समझ लिया। वह आगे बढ़ा और बोला, मिस्टर विनफ्रेड, हमने एरिक को सुरक्षित आपको सौंप दिया है। अब हमें जाना होगा। ज़ेवियर ने विनम्रता से कहा, ठीक है, ध्यान रखना। कैथरीन ने जेब में हाथ डाले, मुड़ी और जाते जाते जेरेमी की आंखों में देखा। जेरेमी के चेहरे पर कृतज्ञता और नाराजगी का मिला-जुला भाव था, जिससे कैथरीन उलझन में पड़ गई। जैसे ही वे बाहर पहुंचे और कार में बैठने वाले थे, पीछे से किसी के तेज कदमों की आहट आई। कैथरीन रुकी और पलटी तो देखा कि एरिक घबराए हुए उनके पीछे दौड़ रहा था। कैथरीन ने रोनन की तरफ देखा और उसने तुरंत कार में जाकर इंतजार करना शुरू कर दिया। एरिक तेजी से कैथरीन के सामने आकर रुक गया। उसकी गहरी आंखें उसी पर टिकी थीं। उसके होंठ कांप रहे थे, भीतर की उलझन और पीड़ा साफ दिख रही थी। कैथरीन शांत खड़ी रही, मन ही मन सेकंड गिनती रही। उसे इंतजार करना पसंद नहीं था। हर किसी को वह सीमित समय ही देती थी। आखिरकार आखिरी पल में एरिक बोला। उसकी आंखों में दृढ़ता थी और साफ था कि उसने बहुत साहस जुटाकर यह कहा, अगर मैं तुम्हारी शर्तें मान लूं और तुम्हारे आदेशों का पालन करूं, तो क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी? उसकी आवाज़ धीमी थी, नम्रता से भरी हुई, जैसे कोई घायल प्राणी बचाव की आस लगाए हो। लेकिन एरिक कैथरीन की ठंडी प्रकृति से अनजान था। उसका उसे बचाने का निर्णय उसके रोनन जैसी आंखों और विनफ्रेड से संबंध के कारण था। कैथरीन चुप रही, लेकिन उसके चेहरे से उसका निर्णय साफ झलक गया। एरिक थोड़ा हताश हुआ। उसने पहले ही अनुमान लगाया था, लेकिन फिर भी उसे निराशा हुई। उसका सिर झुक गया, आवाज़ बहुत धीमी थी। मैं समझ गया, धन्यवाद। वह मुड़कर जाने लगा। तभी कैथरीन ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसकी हथेली पर कुछ अंक लिखे। आपात स्थिति में मुझे कॉल करना। एरिक के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी, मानो निराशा के बीच उसे उम्मीद की एक किरण मिल गई हो। उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसने कब ऐसे मुस्कुराया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस अनुवाद को थोड़ा संक्षिप्त और भावनात्मक उपन्यास शैली में भी ढाल दूं ताकि पढ़ने का असर और गहरा लगे? एक काली कार धीरे धीरे विनफ्रेड्स के घर के सामने आकर रुकी। यह उनका मुख्य निवास नहीं था, इसलिए घर बहुत भव्य नहीं था। पहले ही विनफ्रेड्स से संपर्क किया जा चुका था, इसलिए जैसे ही कार रुकी,
कोई स्वागत के लिए बाहर खड़ा था। नमस्ते, मैं बटलर हूँ। मिस्टर विनफ्रेड्स और बाकी लोग अंदर इंतजार कर रहे हैं। कृपया मेरे साथ आइए। रोनन ने सिर हिलाया और आगे बढ़ा। एरिक बीच में था और कैथरीन पीछे धीमे कदमों से चल रही थी। जैसे ही तीनों कार से उतरे, बटलर की नज़र एरिक पर टिक गई। लगता था उसने एरिक को पहली नज़र में पहचान लिया। रोनन को यह अजीब लगा और वह कैथरीन के पास धीमे चलते हुए बोला, सुनो कैथरीन, ये बटलर एरिक को इतना घूर क्यों रहा है? क्या वह उसे जानता है? कैथरीन चुप रही, और जब रोनन ने देखा कि वह बात नहीं करना चाहती, तो उसने और नहीं पूछा। घर के अंदर पहुंचने के बाद रोनन को वजह समझ आ गई। सर, मैडम, आगे खड़े व्यक्ति विनफ्रेड्स के मुखिया हैं और उनके बगल में उनके बड़े बेटे हैं। रोनन ने बटलर की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, वाह, कितने मिलते जुलते लग रहे हैं। विनफ्रेड्स का मुखिया जेवियर और एरिक एक जैसे दिखते थे। जेवियर को देखकर रोनन को अंदाजा लग गया कि एरिक बड़ा होकर कैसा दिखेगा। इसलिए कैथरीन पहले ही निश्चिंत थी, उसे सब पता था। रोनन ने एरिक की कोहनी में हल्का सा धक्का मारा और फुसफुसाया, दोस्त, तुम तो बिल्कुल अपने बाप जैसे दिखते हो। एरिक ने ऊपर जेवियर की तरफ देखा, उसकी आंखों में कठोर चमक थी। जेवियर उत्साहित होकर उठ खड़ा हुआ, चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वह जल्दी से रोनन की ओर आया। तुम लोग हैकर अलायंस से हो न? मेरा बेटा ढूंढने में मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं बहुत आभारी हूँ। यह अचानक मिला गर्मजोशी भरा स्वागत रोनन को चौंका गया। वह समझ नहीं पाया कैसे प्रतिक्रिया दे। कैथरीन किनारे खड़ी रही, उसके चेहरे पर उदासीनता थी। वह आंखें हल्की सिकोड़कर जेवियर पर नजर गड़ाए रही। कई सालों की मेहनत के बाद जेवियर को अपना खोया हुआ बेटा एरिक मिल गया था। लेकिन एरिक से सीधे मिलने की बजाय उसने पहले कैथरीन और रोनन का स्वागत किया। क्या यह अजीब नहीं था? कैथरीन ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी बातचीत के बाद जेवियर ने आखिरकार एरिक को गौर से देखा। उसकी आंखों में नमी आ गई। एरिक, है न तुम? कई सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। जेवियर की गर्मजोशी के बिल्कुल विपरीत, एरिक बेहद शांत रहा। उसके कठोर चेहरे पर न तो अपनापन था, न खुशी। जेवियर एरिक की ठंडक से थोड़ा चकित हुआ, लेकिन तुरंत संयमित हो गया। आखिरकार वह एक प्रभावशाली इंसान था। उसने एरिक से कहा, आज तुम्हारा बड़ा भाई भी यहाँ है। आओ, तुम्हें मिलवाता हूँ। जेवियर ने पीछे देखा। विनफ्रेड्स का बड़ा बेटा जेरेमी अनिच्छा से उठा। उसके चेहरे पर साफ नापसंदगी झलक रही थी, क्योंकि आखिरकार वे सगे भाई नहीं थे। उच्च समाज में ऐसे रिश्तों को कोई महत्व नहीं देता। कौन चाहेगा कि एक नाजायज छोटे भाई को अपनाए? लेकिन जेवियर के इशारे बल्कि दबाव की वजह से जेरेमी ने एरिक को अभिवादन किया। मैं जेरेमी हूँ, विनफ्रेड्स का बड़ा बेटा। विनफ्रेड्स में तुम्हारा स्वागत है। उसके शब्दों से उसका रुख साफ झलक रहा था। एरिक को नीचा दिखाने के लिए उसने वेलकम बैक नहीं कहा, बल्कि सिर्फ वेलकम कहा। ये घर आखिर किसका था? सबने स्पष्ट रूप से उसका ताना समझ लिया। कैथरीन का यहाँ और रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसने रोनन की तरफ देखा और उसने तुरंत संकेत समझ लिया। वह आगे बढ़ा और बोला, मिस्टर विनफ्रेड, हमने एरिक को सुरक्षित आपको सौंप दिया है। अब हमें जाना होगा। जेवियर ने विनम्रता से कहा, ठीक है, ध्यान रखना। कैथरीन ने जेब में हाथ डाले, मुड़ी और जाते जाते जेरेमी की आंखों में देखा। जेरेमी के चेहरे पर कृतज्ञता और नाराजगी का मिला जुला भाव था, जिससे कैथरीन उलझन में पड़ गई। जैसे ही वे बाहर पहुंचे और कार में बैठने वाले थे, पीछे से किसी के तेज कदमों की आहट आई। कैथरीन रुकी और पलटी तो देखा कि एरिक घबराए हुए उनके पीछे दौड़ रहा था। कैथरीन ने रोनन की तरफ देखा और उसने तुरंत कार में जाकर इंतजार करना शुरू कर दिया। एरिक तेजी से कैथरीन के सामने आकर रुक गया। उसकी गहरी आंखें उसी पर टिकी थीं। उसके होंठ कांप रहे थे, भीतर की उलझन और पीड़ा साफ दिख रही थी। कैथरीन शांत खड़ी रही, मन ही मन सेकंड गिनती रही। उसे इंतजार करना पसंद नहीं था। हर किसी को वह सीमित समय ही देती थी।
आखिरकार आखिरी पल में एरक बोला। उसकी आंखों में दृढ़ता थी और साफ था कि उसने बहुत साहस जुटाकर यह कहा, अगर मैं तुम्हारी शर्तें मान लूं और तुम्हारे आदेशों का पालन करूं, तो क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी? उसकी आवाज़ धीमी थी, नम्रता से भरी हुई, जैसे कोई घायल प्राणी बचाव की आस लगाए हो। लेकिन एरक कैथरीन की ठंडी प्रकृति से अनजान था। उसका उसे बचाने का निर्णय उसके रोनन जैसी आंखों और विनफ्रेड से संबंध के कारण था। कैथरीन चुप रही, लेकिन उसके चेहरे से उसका निर्णय साफ झलक गया। एरक थोड़ा हताश हुआ। उसने पहले ही अनुमान लगाया था, लेकिन फिर भी उसे निराशा हुई। उसका सिर झुक गया, आवाज़ बहुत धीमी थी। मैं समझ गया, धन्यवाद। वो मुड़कर जाने लगा। तभी कैथरीन ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसकी हथेली पर कुछ अंक लिखे। आपात स्थिति में मुझे कॉल करना। एरक के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी, मानो निराशा के बीच उसे उम्मीद की एक किरण मिल गई हो। उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसने कब ऐसे मुस्कुराया था। कैथरीन अभी अभी कार में बैठी ही थी कि रोनन अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाया। कैथरीन, अभी एरक क्या कर रहा था? रोनन को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि आखिर में कैथरीन ने बेपरवाही से एरक का हाथ छू लिया। वे दोनों कुछ ही बार मिले थे, लेकिन उनके बीच इतनी नज़दीकी देखकर रोनन को जलन हुई। कैथरीन ने रोनन के सवाल को नज़रअंदाज करना बेहतर समझा। वो उसे बहुत अच्छी तरह जानती थी। रोनन अक्सर ऐसा ही कुछ करता रहता था। उसे नज़रअंदाज करना ही सही तरीका था। कैथरीन ने अपनी सीट ठीक की और कहा, मुझे बता देना जब हम पहुंच जाएं। कैथरीन को आराम करते देख रोनन समझ गया कि वह बात नहीं करना चाहती। वह चुप रहा और कैथरीन को आंखें बंद करके आराम करने दिया। डंकन्स के यहाँ ताज़ा जानकारी हाथ में लेकर पैक्सटन ने स्टडी के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आओ सुनकर उसने दरवाज़ा खोला और भीतर चला गया। मिस्टर डंकन, मेरे पास विनफ्रेड्स का संदेश है। हल्की रोशनी वाले कमरे में ब्रैंडन अपने डेस्क पर बैठा एक अहम ऑनलाइन मीटिंग में पूरी तरह डूबा हुआ था। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ब्रैंडन की ठंडी आवाज़ माइक्रोफोन से गूंजी और सबने तुरंत लॉग ऑफ कर लिया। माइक्रोफोन म्यूट करने के बाद ब्रैंडन ने पैक्सटन की ओर देखा। कमरा अंधेरा था, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी में ब्रैंडन का चेहरा साफ झलक रहा था। वह आकर्षक चेहरा बहुतों के लिए ईर्ष्या का कारण था। ब्रैंडन की नज़रें खुद पर टिकती देख पैक्सटन ने तुरंत समझ लिया और छोटा सा रिपोर्ट दे डाला। मिस्टर डंकन, एरक को विनफ्रेड्स के पास लौटा दिया गया है। उसे मिस स्वॉन और रोनन लेकर गए थे, लेकिन अभी तक ज़ेवियर के साथ किसी समझौते की खबर नहीं है। पैक्सटन ने भौहें चढ़ाते हुए आगे कहा, लगता नहीं कि मिस स्वॉन और रोनन सच में हैकर अलायंस के सदस्य हैं, मिस्टर डंकन। शायद उन्हें हैकर अलायंस ने एरक को विनफ्रेड्स तक पहुंचाने के लिए ही रखा था, वरना बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन किए काम पूरा करना बेवकूफ़ी होती। अगर विनफ्रेड्स ने मन बदल लिया, तो हैकर अलायंस के पास सौदेबाजी करने के लिए क्या बचता? हैकर अलायंस एक बेहद गुप्त समूह है, जिसके हर सदस्य के पास अनोखी क्षमताएं हैं। कैथरीन और रोनन को इसका हिस्सा कहना शायद ज्यादा हो जाएगा, लेकिन यह मुमकिन है कि उन्हें रखा गया हो या उनका कोई संबंध हो। पैक्सटन की ये सिर्फ राय थी। आखिरी फैसला तो ब्रैंडन का होना था। कैथरीन पर नज़र रखो और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करो, ब्रैंडन ने आदेश दिया। पैक्सटन ने तुरंत कहा, समझ गया मिस्टर डंकन, सब इंतजाम हो चुके हैं। हालांकि उसने तुरंत जवाब दिया, लेकिन उसे नहीं लगता था कि कैथरीन को किसी सुरक्षा की ज़रूरत है। वो कैथरीन की ताकत को भली भांति जानता था। शायद उसके जैसे 2 लोग भी कैथरीन का सामना न कर पाएं। दुनिया तो स्वॉन्स की कस्ट डॉटर को नाकाम समझती थी, लेकिन असलियत में वह बेहद माहिर थी। ब्रैंडन अचानक खड़ा हुआ तो पैक्सटन भी फौरन उठ गया। मिस्टर डंकन, आप कहाँ जा रहे हैं? ब्रैंडन ने उसे हल्की नज़र से देखा और फुसफुसाया, उसके लिए देर रात का स्नैक लेने का यही सही समय है। पैक्सटन हैरान रह गया और उसकी आंखें फैल गईं। क्या मिस्टर डंकन को एहसास भी था कि उन्होंने अभी क्या कहा?
विनफ्रेड्स के यहाँ देर रात। स्टडी की बत्तियां अब भी जली हुई थीं। बूढ़ा बटलर सिर झुकाकर सम्मानपूर्वक खड़ा था और जेवियर को रिपोर्ट दे रहा था। मिस्टर विनफ्रेड, मिस्टर एरिक अब ठीक है। वह वेस्ट साइड की छोटी इमारत में है और वहां उसकी देखरेख के लिए लोग मौजूद हैं। देखरेख से मतलब था उस पर नजर रखना ताकि एरिक भाग न पाए। बटलर की बात पूरी होते ही पास खड़े जेरेमी ने चिढ़कर कहा, अरे, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? वो आदमी किस बात का यंग मास्टर है? वो तो बेकार आवारा इंसान है। अगर डैड न होते तो। जेरेमी की बात पूरी होने से पहले जेवियर ने ठंडी आवाज में टोक दिया, जेरेमी, चुप रहो। जेवियर की डांट से जेरेमी घबरा गया। डैड, यहाँ तो बस हम ही हैं। अगर मैं कह भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है? उस कमीने को पता भी नहीं चलेगा। जेवियर ने जेरेमी को घूरा। उसे समझ नहीं आता था कि उसका बेटा इतना मूर्ख और उतावला क्यों है। जेरेमी ने फिर कहा, डैड, अब जब हमने एरिक को ढूंढ लिया है तो उसे अस्पताल क्यों न ले जाएं और टेस्ट करा लें? जेवियर ने झुंझलाते हुए कहा, तुम्हें पता भी है एरिक ने ब्लैक मार्केट में क्या क्या झेला है? जेरेमी की आंखों में नाराजगी झलक रही थी, क्या आपको उस पर तरस आ रहा है? जेवियर हंसने लगे। बटलर ने तुरंत उन्हें कॉफी दी और जेरेमी को समझाने की कोशिश की। यंग मास्टर, आपका गलतफहमी है। आपके पिता एरिक पर तरस नहीं खा रहे। उनका मतलब यह है कि एरिक का ब्लैक मार्केट में जिंदा रहना और वहां एक बड़े आदमी का दायां हाथ बन जाना उसकी काबिलियत दिखाता है। यही वजह है कि वो चाहते हैं कि हम जल्दबाजी न करें और पूरे प्लान को खतरे में न डालें। जेरेमी को समझ तो आ गया, पर उसने नाखुशी से कहा, डैड, वो बस एक गुंडा है। हम चाहें तो और बॉडीगार्ड भेजकर उससे निपट सकते हैं। जेवियर बहस नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था कि हर इंसान की क्षमता असीमित होती है और संकट के समय वह कुछ भी कर सकता है। वो हमेशा स्थिरता के साथ बिजनेस करते थे, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाते थे। ब्लैक मार्केट जैसी जगह में एरिक का टिके रहना उसकी असली काबिलियत साबित करता था। इस मामले को यहीं छोड़ो, जेरेमी। कंपनी पर ध्यान दो। हैकर अलायंस के साथ साउथ अप्राइडन प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट अभी तय नहीं हुआ है। जेरेमी ने गर्व से कहा, डैड, आपको यकीन नहीं होगा। आज हैकर अलायंस के 2 नए मेंबर आए थे, जो बिल्कुल स्कूल के बच्चे लग रहे थे। मुझे शक है कि वो इस प्रोजेक्ट को संभाल पाएंगे। क्यों न हम दूसरा रास्ता निकालें और मुनाफा कमाएं? जेवियर को भी ये अजीब लगा कि उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं की, लेकिन उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही थी। उन्हें कम मत आंको। हैकर अलायंस को ये प्रोजेक्ट मुश्किल लगे, फिर भी हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट साइन तो होगा ही, बस समय की बात है। जेरेमी ने मन ही मन सोचा कि उसके पिता अब उम्र की वजह से ज्यादा सतर्क हो गए हैं। उसे तो हैकर अलायंस के साथ सहयोग करने का कोई इरादा ही नहीं था। वह आसानी से और खरीदार ढूंढ सकता था, मुनाफा कमा सकता था और उन्हें आपस में उलझने दे सकता था। यही तो बिजनेस है, जब 2 कुत्ते हड्डी के लिए लड़ते हैं तो तीसरा आराम से ले जाता है। कैथरीन ने अभी अभी जोनाथन को डांटा था और शरारती लियाना को हल्की सी चेतावनी दी थी। पिछले कुछ दिनों से घर में अजीब सी शांति छाई हुई थी। एक बड़ी हार के बाद कॉबन अब कैथरीन से भिड़ने से डरता था। वहीं रेचल भी जोनाथन को मुसीबत से बचाए रखने में इतनी व्यस्त थी कि उसके पास कैथरीन से निपटने का समय और ऊर्जा ही नहीं थी। कक्षा 8 का माहौल भी काफी बदल गया था। अब क्लास खत्म होने के बाद भी कोई शोर शराबा नहीं होता था। छात्र ज्यादातर अपनी सीटों पर बैठे बैठे धीरे धीरे बातें करते थे। पहले जैसी अव्यवस्था अब गायब हो चुकी थी। कैथरीन को खेलते या आराम करते न देखकर रोनन पास आकर कुर्सी खींचकर बैठ गया। कैथरीन, क्या तुमने सच में जोनाथन को डेंटल एकेडमी भेजा है? कैथरीन ने सहजता से सिर हिलाया। रोनन को लगता था कि जोनाथन को डेंटल एकेडमी भेजना एक सही सजा है, लेकिन फिर भी वह चिंतित था। डेंटल एकेडमी अपने लाइफ एंड डेथ वेवर एग्रीमेंट के लिए काफी बदनाम थी, जिसमें हर छात्र को एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे।
हालांकि आकस्मिक मौत की संभावना बहुत कम थी, लेकिन नामुमकिन नहीं। कुछ छात्र गंभीर रूप से घायल हो जाते थे और कुछ तो कैंपस में ही मर भी चुके थे। और जोनाथन तो स्वॉन्स का इकलौता बेटा था। कैथरीन ने विसेंटे से स्वॉन्स की रक्षा का वादा भी किया था। क्या उसे जोनाथन की सुरक्षा की परवाह नहीं थी? लेकिन रोनन यह नहीं जानता था कि कैथरीन ने पहले ही उसकी सुरक्षा के इंतजाम कर दिए थे। उसका मौजूदा हेडमास्टर से संपर्क था और उसने पक्का कर लिया था कि जोनाथन को कोई चोट न पहुंचे। जोनाथन को कासिया में छोड़कर उसका बिगड़ैल रवैया जारी रहने देना तो निश्चित रूप से उसकी बर्बादी होती। जोनाथन की ज्यादातर गलतियां रेचल के ज़रूरत से ज्यादा लाड़ प्यार का नतीजा थीं। अगर डेंटल एकेडमी भी उसे नहीं सुधार पाया तो फिर उसके लिए कोई उम्मीद नहीं थी। रोनन ने विषय बदला। कैथरीन, अभी तक हमने विनफ्रेड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। मैंने आज ही अपने आदमी वहां भेजे थे। जैसे ही साइनिंग पूरी हो जाएगी, मैं टीम को साउथ अप्राइडन भेज दूंगा। जितनी जल्दी हम काम शुरू करेंगे, उतनी जल्दी सब कुछ हाथ लग जाएगा। कैथरीन रणनीति बनाने की जिम्मेदारी लेती थी, जबकि तैनाती की बारीकियां रोनन देखता था। कैथरीन ने आलस भरे अंदाज में कहा, तुम सब संभाल लो। इतना कहकर वह आराम से बैठी ही थी कि रोनन का फोन बज उठा। कैथरीन, मुझे ये कॉल उठानी होगी। कैथरीन ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसने रोनन का चेहरा बदलते देखा, उसकी नज़रें गंभीर हो गईं। रोनन भले ही बाहर से लापरवाह दिखता हो, लेकिन इतने सालों में वह काफी परिपक्व हो चुका था। वह बिना वजह इतना परेशान नजर नहीं आ सकता था। कैथरीन उठी, उसके पास आई और धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ? रोनन ने कॉल काटी और सिर हिलाया। उसके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट साफ झलक रही थी। कैथरीन, विनफ्रेड्स हद पार कर रहे हैं। हमने उनका बेटा ढूंढने के लिए इतनी मेहनत की और 10 मिलियन से ज्यादा खर्च किए, और अब वो बूढ़ा इसे नकार रहा है। कैथरीन को अंदाजा हो गया था कि विनफ्रेड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में गड़बड़ हुई है। उसने शांत स्वर में पूछा, हमारे लोगों ने क्या कहा? दे सेड विनफ्रेड्स बहाने बना रहे हैं। साफ है कि वे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से बच रहे हैं। मुझे लगता है वो हमें धोखा देना चाहते हैं। रोनन गुस्से से तिलमिला गया। कैथरीन के साथ काम करते हुए उसने ऐसा मामला पहले कभी नहीं देखा था। विनफ्रेड्स ने हद कर दी थी। वह तुरंत लौटकर लोगों को इकट्ठा कर विनफ्रेड्स पर हमला करना चाहता था। मगर रोनन के गुस्से के सामने कैथरीन बेहद शांत थी, जैसे कोई तमाशा देख रही हो। जल्दबाजी मत करो, अपने लोगों से कहो लौट आएं। अगर विनफ्रेड्स साइन नहीं करना चाहते तो हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रोनन दंग रह गया। उसने अविश्वास से कैथरीन को घूरा। कैथरीन, क्या हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? एम्फ, कैथरीन की ठंडी आवाज से उसकी रूह कांप गई। चिंता मत करो, मैं कभी बुरा सौदा नहीं करती। उसकी सर्द आवाज सुनकर रोनन को सुकून मिला। उसे तुरंत एहसास हुआ कि विनफ्रेड्स ने बड़ी गलती कर दी है। जब कैथरीन कदम उठाएगी, तब उनका अंत तय है। ही, कैथरीन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वक्त आने पर विनफ्रेड्स खुद हमसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए गिड़गिड़ाएंगे। उनकी बातचीत अभी खत्म ही हुई थी कि रोनन का फोन फिर बज उठा। लगातार कॉल से वह चिढ़ गया और बड़बड़ाया, किसके पास इतना टाइम है कि रोज रोज मुझे ही कॉल करे? अनमने मन से कॉल उठाते ही उसका चेहरा जम गया। कॉल खत्म होते ही वह तुरंत कैथरीन से बोला, कैथरीन, विनफ्रेड्स बेहद निर्दयी हैं। उन्होंने एरिक को अस्पताल ले तो गए, लेकिन उसे अपनाने का कोई इरादा नहीं है। कैथरीन ने गंभीर स्वर में पूछा, मतलब क्या? रोनन ने गहरी सांस लेकर सब बताया। असल में जेवियर गंभीर रूप से बीमार था, उसकी दोनों किडनियां जवाब दे चुकी थीं। जिंदा रहने के लिए उसे किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए था, लेकिन उसके दोनों बेटे दान नहीं कर सकते थे। बड़े बेटे की किडनी पहले से ही घायल थी और दान करना उसके जीवन को बर्बाद कर देता। छोटा बेटा बहुत कम उम्र का था और जेवियर उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था। बेटी की जांच हुई तो वह मैच नहीं हुई। तभी जेवियर को अपने छोड़े हुए बेटे एरिक का ख्याल आया। एरिक के मिलने के अगले ही दिन उसने उसे अस्पताल पहुंचाया। रोनन बोला, कैथरीन, जेवियर बहुत निर्दयी है।
उसे एक पल भी रुकना मंजूर नहीं। क्या उसे समझ नहीं आता कि अगर एरिक ने किडनी दी तो उसकी हालत जेरेमी से भी बुरी हो जाएगी। कैथरीन को रोनन की बातों में कुछ अजीब लगा। क्या एरिक भी बीमार है? हाँ, मैंने उसकी बैकग्राउंड जांची। सालों पहले एक लड़ाई में उसकी किडनी घायल हुई थी और फट गई थी। हालांकि वह ठीक हो चुकी है, लेकिन अब अगर वह एक और किडनी दे तो उसकी जान पर बनाएगी। किस्मत ही खराब है। रोनन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने देखा कैथरीन वहां से जा चुकी थी। वह हड़बड़ाकर उसके पीछे भागा। कैथरीन, तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी चल रहा हूँ। उसे कैथरीन की रक्षा करनी थी और यकीन करना था कि वह सुरक्षित रहे। कैथरीन और रोनन ने स्कूल से अस्थायी छुट्टी लेकर कासिया के एक कम प्रसिद्ध अस्पताल का रुख किया। रोनन को मिली जानकारी के अनुसार एरिक को इसी अस्पताल लाया गया था। उसे कई तरह के टेस्ट कराने थे और जैसे ही सब टेस्ट सामान्य आते उसे ओशनवाइल ले जाया जाता। ओशनवाइल वही जगह थी जहां विनफ्रेड परिवार की जड़ें थीं। अगर वे तब तक इंतजार करते जब तक एरिक वहां पहुंच जाता तो उसके करीब जाना बहुत मुश्किल हो जाता। ऊपरी मंजिल के लंबे कॉरिडोर के अंत में रोनन और कैथरीन सीढ़ियों के पास खड़े इंतजार कर रहे थे। कैथरीन, सबसे आखिर वाला कमरा एरिक का है। दरवाजे पर गार्ड खड़े हैं। लगता है हम सही जगह पर पहुंचे हैं। ठीक है, कैथरीन ने संक्षिप्त जवाब दिया। रोनन थोड़ी देर झिझका और फिर बोला, कैथरीन, क्या हम सच में उसे बचाने वाले हैं? उनका विनफ्रेड्स के साथ पहले का सौदा इस शर्त पर था कि काम पूरा होने के बाद वे दखल नहीं देंगे। भले ही विनफ्रेड्स बेईमान थे, यह उनका मामला था और इसमें उन्हें शामिल होने की जरूरत नहीं थी। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखे तो एरिक के लिए विनफ्रेड्स से उलझना फायदेमंद नहीं था। कैथरीन समझती थी कि रोनन सही सोच रहा है। कारोबार के लिहाज से यह सौदा बेमानी था, लेकिन कैथरीन हमेशा अपनी प्रवृत्ति पर चलती थी। एरिक से उसका जो संबंध था, उसके चलते उसे मदद करना उसके लिए स्वाभाविक था। विनफ्रेड्स की अनैतिक हरकतें उसे कभी पसंद नहीं आईं। उसने रोनन को ठंडे लहजे में 2 शब्द कहे जो उसके इरादे साफ कर रहे थे। मैं नाखुश हूँ। रोनन ने आगे कुछ नहीं कहा। अगर कैथरीन विनफ्रेड्स से नाराज थी तो यह उनकी बदकिस्मती थी। वे कार्रवाई के लिए तैयार हो गए। प्रवेश द्वार पर 2 भारी भरकम बॉडीगार्ड थे, जिन्हें गिराना उनके लिए मामूली काम था। लेकिन बिना शक पैदा किए ये करना मुश्किल था, इसलिए गार्ड्स का ध्यान भटकाने की योजना जरूरी थी। जैसे ही कैथरीन अंदर जाने वाली थी, रोनन ने उसे रोका। कैथरीन, रुको, पहले मैं देख लेता हूँ। उसने अपना लैपटॉप निकाला और बैठ गया। ये लैपटॉप टैबलेट जितना छोटा था लेकिन खूब ताकतवर फीचर्स से लैस था। उसने आसानी से अस्पताल के कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया और उनका रास्ता ट्रेस कर लिया। फिर उसने कैथरीन को ऊपर वाली मंजिल के सफाईकर्मी के कमरे में ले जाकर छत पर बने एक वेंट की ओर इशारा किया। ये वेंट सीधा एरिक के कमरे तक जाता है। अगर हम विनफ्रेड्स को सतर्क नहीं करना चाहते तो सीधे इसी से अंदर जा सकते हैं, रोनन ने समझाया। ठीक है, कैथरीन ने सिर हिलाया। अस्पताल का सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित नहीं था और रोनन का तेज हैक करना कोई हैरानी की बात नहीं थी। रोनन वैसे भी एक माहिर हैकर था जो हाई सिक्योरिटी सिस्टम में घुस सकता था, तो यह उसके लिए मामूली काम था। कैथरीन ने दीवार पर पैर जमाया, ऊपर चढ़ी और वेंट का ढक्कन खोलकर अंदर चली गई। उसका छोटा कद उसे संकरे वेंट में आसानी से चलने में मदद करता था। कैथरीन के अंदर जाते ही रोनन ने ढक्कन दोबारा बंद कर दिया। उसने दीवार पर पड़े हल्के पैरों के निशान को टिश्यू से पोंछ दिया, जो उसकी बारीकी और अनुभव को दिखा रहा था। उनकी आपसी समझ बेजोड़ थी। कैथरीन मोड़ पार करके जल्दी ही अगले फ्लोर की छत तक पहुंच गई। यह मोड़ सीधे एरिक के कमरे की ओर जाता था। कैथरीन ने वेंट की जाली से झांक कर देखा, अंदर सिर्फ एरिक बिस्तर पर लेटा था और कोई नहीं था। वह चुपचाप जाली उठाकर फुर्ती से नीचे उतरी। उसकी आहट तक नहीं हुई। एरिक को किसी के आने का एहसास हुआ, लेकिन आंखें खोले बिना ही उसने जिद्दी अंदाज में कहा, जो करना है कर लो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ।
बेशक वह मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ भारी और थकी हुई थी। कैथरीन ने एरिक की ओर देखा। बिस्तर पर लेटा वह बेहद थका हुआ लग रहा था, आंखों के नीचे काले घेरे थे। वह ठंडी हंसी हंसी हल्की सी आवाज़ से एरिक चौंक गया और उसने पूरी ताकत लगाकर आंखें खोलीं। उसकी आंखों में पल भर के लिए उम्मीद की चमक आई, जो तुरंत बुझ गई। वह कैथरीन को आलसी और उदासीन नज़रों से देखता बोला, मैं पहले ही विनफ्रेड्स के साथ हूँ, अब मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं। तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। कैथरीन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और बगल में लटके एक बैग की ओर बढ़ी। उसने बैग पर लिखे जटिल वैज्ञानिक नाम पढ़े और ठंडी मुस्कान दी। जैसा उसने सोचा था, विनफ्रेड्स ने एरिक को काबू में रखने के लिए ऐसा इंजेक्शन दिया था जिससे उसके मांसपेशियां बेकार हो गईं। उस दवा में थोड़ी मात्रा में नींद लाने वाली दवा भी मिलाई गई थी, जिससे वह होश में तो रहे लेकिन बिल्कुल असहाय हो जाए। ये सब किसी असली अस्पताल में नहीं होना चाहिए था। शायद इसी वजह से विनफ्रेड्स ने एरिक की जांच के लिए इस छोटे प्राइवेट अस्पताल को चुना था। जांच पूरी होने के बाद वे एरिक को ओशनवाइल ले जाते, जहां उनका उस पर पूरा नियंत्रण होता। कैथरीन ने कुशलता से एरिक के हाथ से सुई निकाल दी। एरिक हिल भी नहीं पा रहा था और ठंडी नज़रों से उसे देखता रहा। कैथरीन आराम से बैठ गई, जैसे वह कोई घुसपैठिया न हो। उसके खूबसूरत चेहरे पर चालाक मुस्कान थी और उसकी चमकती आंखें कमरे का जायजा ले रही थीं। पहले मैंने तुम्हारे सवालों के जवाब दिए थे, अब तुम्हारी बारी है, उसने कहा। एरिक संदेह भरी नज़रों से उसे देखता रहा लेकिन चुप रहा। कैथरीन को उसकी बेरुखी से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए उसकी दुनिया का नियम था, जो चाहो करो। क्या तुम्हें पहले से पता था कि वे तुम्हारी किडनी निकालने वाले हैं? आखिरकार एरिक ने पहले उसे मदद का संकेत भेजा था, वरना वह विनफ्रेड्स से निकलते समय उसके पीछे क्यों आता? वह कैथरीन का सामना करने की हिम्मत नहीं करता था और न ही उस पर भरोसा करता था, इसलिए उसने बस पूछ लिया था। एरिक ने सिर हिलाया। फिर उसने अपने अतीत का दबा हुआ राज खोला। उसका चेहरा ठंडा था और उसकी पीली शक्ल पर मुस्कान थी, लेकिन उसमें व्यंग्य और तल्खी साफ झलक रही थी। मुझे विनफ्रेड्स की मंशा का पता नहीं था, लेकिन यकीन था कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला। विनफ्रेड्स अच्छे लोग नहीं हैं। एरिक की ये कहने की वजह कि विनफ्रेड्स में एक भी अच्छा इंसान नहीं है, कई साल पहले ज़ेवियर और एरिक की मां के रिश्ते से जुड़ी हुई थी। हालांकि विनफ्रेड्स अमीर थे, लेकिन ज़ेवियर के पिता के समय में उनकी दौलत धीरे धीरे कम हो गई थी। विनफ्रेड परिवार को फिर से संभालने के लिए ज़ेवियर ने जेरेमी की मां से शादी की और उनके परिवार की दौलत और अपनी कारोबारी समझ से विनफ्रेड ग्रुप को सफल कंपनी बना दिया। एरिक की मां और ज़ेवियर पहले कॉलेज के समय के प्रेमी थे, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद उनका रिश्ता टूट गया। बाद में जब वे दोबारा मिले तो ज़ेवियर ने ये झूठ बोला कि वो अविवाहित है और फिर से एरिक की मां के साथ जुड़ गया। जब जेरेमी की मां को एरिक की मां की गर्भावस्था का पता चला तो उसने उनका सामना किया। इसका नतीजा ये हुआ कि एरिक की मां को कठिन प्रसव हुआ और एरिक के जन्म के तुरंत बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। जेरेमी की मां का परिवार निवेश वापस न ले, इसलिए ज़ेवियर ने एरिक को छोड़ दिया और उसे उसके दादा दादी के हवाले कर दिया। अपनी बेटी की अचानक मौत से एरिक के दादा दादी टूट गए और उनकी सेहत बिगड़ती चली गई। कुछ सालों में वे भी चल बसे, जिससे एरिक अनाथ हो गया और आखिरकार उसे अनाथालय भेज दिया गया। एरिक अपने अतीत के बारे में ऐसे सपाट लहजे में बोल रहा था जैसे किसी और की कहानी सुना रहा हो। उसकी निगाहें ठंडी थीं जब उसने कैथरीन की आंखों में देखा। जिस पिता ने मुझे बचपन में छोड़ दिया, वो अब मुझसे क्या उम्मीद कर सकता है? उसकी निगाहों में कड़वाहट साफ झलक रही थी। उसकी ठंडक ये दिखा रही थी कि उसका दिल कितना कठोर हो चुका था। कैथरीन ने पूरी कहानी सुनने के बाद भी खुद को संभाले रखा। उसके चेहरे पर न तो कोई मजाक था और न ही कोई हमदर्दी, क्योंकि मुश्किलें झेलना उसके लिए आम बात थी। इसी वजह से एरिक की कहानी भी उसे साधारण लगी। फिर उसने दूसरा सवाल किया, बाहर निकलना चाहोगे? एरिक पल भर को झिझका, फिर कैथरीन की ओर व्यंग्य भरी नज़रों से देखा।
मेरी अब कोई अहमियत नहीं बची, क्या तुम मेरी मदद करोगी? कैथरीन ने आंखें सिकोड़कर कहा, मेरे सवाल का जवाब दो। एरिक ने बिना झिझके सिर हिलाया। हाँ, विनफ्रेड्स ने उसके साथ अन्याय किया था और ज़ेवियर से उसका रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जब उसने उसे छोड़ दिया था। अब उसके मन में बस गुस्सा था। अगर जेरेमी की माँ ना होती तो शायद उसकी माँ जिंदा होती। वो एक बेहतर बचपन जी सकता था, बिना इतनी तकलीफों के। उसके दादा दादी पढ़े लिखे और सुसंस्कृत लोग थे, और अपनी माँ की तस्वीरों से वह देख सकता था कि वह बहुत दयालु महिला रही होंगी। कैथरीन ने फ़ोन उठाकर रोनन को कॉल किया, सामान तैयार रखो, मैं उसे अपने साथ ले जा रही हूँ। कॉल काटने के बाद एरिक समझ नहीं पाया कि कैथरीन क्या करने वाली है। वह बेहद कमज़ोर था और सिर्फ बिस्तर पर लेटे लेटे उसे देख रहा था। कैथरीन ने चारों ओर नज़र दौड़ाई और पास में रखी व्हीलचेयर देखी। उसने एरिक को उसमें बिठाया। सब तैयार होते ही उसका फ़ोन बज उठा। कॉल उठाते ही रोनन की हांफती हुई आवाज़ आई, कैथरीन, मैंने उनका ध्यान भटका दिया है। तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है एंट्रांस तक पहुंचने के लिए, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। जल्दी करो, कैथरीन ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, हमारे पास पर्याप्त समय है। वह व्हीलचेयर धकेलते हुए सीधे बाहर निकल पड़ी। लिफ्ट की बजाय उसने सीढ़ियाँ चुनी। यहाँ से ग्राउंड फ्लोर तक 5 मंजिलें थीं। एरिक इतना कमज़ोर था कि चल नहीं सकता था। अगर कोशिश भी करता तो 3 मिनट तो छोड़ो, 30 मिनट में भी बाहर नहीं पहुँच पाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैथरीन इतनी आश्वस्त क्यों थी। कैथरीन ने एरिक को सीढ़ियों की रेलिंग के पास रोका। उसने हाथ फैलाकर एरिक को रेलिंग पर बिठाने की तैयारी की। भौं उठाकर उसने पूछा, ठीक हो न? रेलिंग देखकर एरिक तुरंत कैथरीन की योजना समझ गया। वह जान गया कि वह सच में उसे बाहर निकालने के लिए दृढ़ है। उसने बिना झिझके सिर हिलाया, मैं ठीक हूँ। कोशिश करने में बुराई नहीं थी। एरिक के दृढ़ चेहरे को देखकर कैथरीन मुस्कुरा दी। उसने फुसफुसाकर कहा, चिंता मत करो, तुम मरोगे नहीं। बिना देर किए उसने एरिक को पकड़ा और रेलिंग से छलांग लगा दी। रेलिंग की फिसलन का फायदा उठाकर वे दोनों एक एक मंजिल नीचे फिसलते गए। पूरा अनुभव किसी रोमांचक रोलर कोस्टर जैसा था। एरिक की हालत इतनी कमजोर थी कि उसकी इंद्रियां सुस्त हो चुकी थीं, जिससे यह अनुभव और भी तीव्र हो गया। उसका जन्मजात डर और बढ़ गया, जिससे वह खुद को और असहाय महसूस करने लगा। 5वीं मंजिल से नीचे आते हुए उनके संयुक्त वजन के कारण बिना सुरक्षा के उन्हें चोट लगना तय था। एरिक जानता था कि अगर वह मरा नहीं तो उसकी कई पसलियां जरूर टूटेंगी। उसने आंखें बंद कर ली और दर्द सहने के लिए खुद को तैयार कर लिया। धड़ाम आवाज तो आई, लेकिन जैसा दर्द उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ। हल्की चोट तो लगी, लेकिन दर्द ज्यादा देर तक नहीं रहा। एरिक ने भ्रमित होकर आंखें खोली और देखा कि कैथरीन ने खुद को हवा में मोड़कर बेहद खूबसूरती से जमीन पर लैंड किया। उसने एरिक को भी आसानी से नीचे खींच लिया था। एरिक का कद लंबा और पतला था, लेकिन उसका वजन कम नहीं था। फिर भी कैथरीन ने उसे बड़ी कुशलता से संभाल लिया। एरिक के लिए सबसे हैरानी की बात यह थी कि दोनों को कोई गंभीर चोट नहीं आई। ऐसा कमाल करने के लिए बेहद ताकतवर बाजुओं की जरूरत थी। एरिक चुपचाप कैथरीन को देखता रहा और उसकी पतली बाहों पर नजर टिक गई। यह मानना मुश्किल था कि इतनी नाजुक बाहें इतनी ताकतवर हो सकती हैं। सुनो, कैथरीन की सख्त आवाज ने एरिक को उसकी सोच से बाहर निकाला। वह उलझन में उसे देखने लगा। कैथरीन ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ा और जल्दी से आगे बढ़ गई। जब वे अस्पताल के गेट तक पहुंचे तो एक काली कार उनकी ओर तेजी से आई। कैथरीन ने तुरंत दरवाज़ा खोला, एरिक को अंदर धकेला और खुद भी बैठ गई। दरवाज़ा पूरी तरह बंद होने से पहले ही रोनन ने इंजन घुमाया और कार आगे बढ़ा दी। कैथरीन, तुमने सिर्फ 2 मिनट 38 सेकंड में कर दिखाया, उम्मीद से भी तेज। रोनन की उत्साहित आवाज़ उसकी खुशी दिखा रही थी। वह बेहद रोमांचित था। वे मूर्ख गार्ड अभी भी शायद बाथरूम में फंसे होंगे। उन्हें तो अभी तक कुछ पता भी नहीं चला होगा। रोनन ने हंसते हुए जोड़ा।
रोनन की उत्तेजना के मुकाबले कैथरीन शांत बनी रही। उसने बस कहा, गाड़ी पर ध्यान दो। रोनन तुरंत संभल गया और ड्राइविंग पर ध्यान लगाने लगा। पीछे की सीट पर एरिक चुपचाप बैठा था और उन दोनों को देख रहा था। उसकी ठंडी निगाहों में हल्की सी प्रशंसा झलक रही थी। उसे उनका आपसी तालमेल और भरोसा अच्छा लगा। द विनफ्रेड ग्रुप की सहायक कंपनी। जब जेरेमी को फोन आया तो वह इतना गुस्से में आ गया कि उसकी गर्दन की नसें उभर आईं। उसने फोन को कसकर पकड़ा और गुस्से में चिल्लाया, तुम बेवकूफ़ों की टोली, इतना बड़ा काम कैसे बिगाड़ दिया? क्या तुम एक निकम्मे आदमी पर भी नज़र नहीं रख सकते? फोन के दूसरी तरफ चुप्पी छाई रही। जेरेमी का गुस्सा और बढ़ गया और उसने फोन जोर से दीवार पर दे मारा। धड़म, एक जोरदार आवाज के साथ उसका आधुनिक फोन टुकड़ों में बिखरकर जमीन पर गिर गया। उसी समय ऑफिस का दरवाजा बाहर से खुला। जेवियर ठंडे चेहरे के साथ अंदर आया। जेरेमी उसे देखकर अपने चेहरे से गुस्सा छुपा भी नहीं पाया। जेवियर के चमड़े के जूते लकड़ी की फर्श पर गूंजते हुए चले। हर कदम जेरेमी के दिल पर चोट जैसा महसूस हो रहा था। जेरेमी वहीं खड़ा रहा, एक शब्द भी न बोल सका। जेवियर धीरे से बैठ गया और ठंडी आवाज में बोला, तुम्हारा गुस्सा तो कमाल का है। जेरेमी ने सिर झुका लिया, ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। उसे अच्छी तरह पता था कि जब उसके पिता ऐसे गुस्से में होते हैं तो उनसे पंगा लेना नामुमकिन है। जेरेमी की लाचार हालत देखकर जेवियर और चिढ़ गया और गाली देते हुए बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि सोच समझकर काम करो, जल्दबाजी मत किया करो। तुम सुनते क्यों नहीं हो? जेरेमी जानता था कि उसके पिता जरूर एरिक के मामले के लिए आए हैं, जिससे वो और परेशान हो गया। डैड, मैंने अस्पताल में लोगों को निगरानी पर रखा था और एरिक को दवा भी दी थी। फिर वो अचानक कैसे गायब हो गया? ऊपर से अस्पताल के कैमरे भी उसी समय बंद हो गए जब एरिक गायब हुआ। ये तो बहुत अजीब इत्तेफाक है। जेवियर ने हल्की हैरानी से भौहें उठाईं, क्या तुम सच बोल रहे हो? बिल्कुल डैड, इतना बड़ा झूठ मैं कभी नहीं बोलूंगा, जेरेमी ने आत्मविश्वास से कहा। जेवियर समझ गया कि जेरेमी सच कह रहा है, लेकिन उसे भी ये अजीब लगा। जेरेमी ने आगे कहा, डैड, क्या ये हैकर अलायंस का काम हो सकता है? एरिक जैसे नौसिखिए के बस की बात तो नहीं है। जेवियर ने तुरंत कुछ गड़बड़ भांप ली और जेरेमी की ओर कड़ी नजरों से देखा। क्या तुमने हैकर अलायंस को नाराज किया है? जेरेमी को अचानक एहसास हुआ कि उसने ज्यादा बोल दिया और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। जेवियर ने पास की मेज पर हाथ पटकते हुए गुस्से में कहा, बेवकूफ, ऐसे समय पर भी मुझसे बातें छुपा रहे हो। डैड, इतनी बड़ी बात नहीं है। आज सुबह हैकर अलायंस का कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात करने आया था, लेकिन मैंने उसे टाल दिया। वो ज्यादा कुछ बोले बिना ही चला गया। मुझे लगा सब ठीक है। जेरेमी ने सफाई दी। जेरेमी की लापरवाही देखकर जेवियर का गुस्सा और बढ़ गया, जैसे हार्ट अटैक आ जाएगा। तुम्हें लगा सब ठीक है? तुम्हें पता भी है कि हैकर अलायंस किस तरह का संगठन है? क्या वे इतनी आसानी से अपनी दिलचस्पी की चीजें छोड़ देते हैं? इसी बीच जेवियर का फोन बज उठा। उसने कॉल उठाए और उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। जेरेमी घबरा गया। डैड, क्या हुआ? आप इतने सफेद क्यों पड़ गए? जेवियर ने कांपती उंगली जेरेमी की ओर उठाए, आंखें चौड़ी हो गईं। तुम वो अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले ही पूरी तरह बेहोश होकर गिर पड़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एरिक को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कैथरीन उसे फिर से ब्लैक मार्केट ले आएगी। जैसे ही उसने कैथरीन को आत्मविश्वास से ब्लैक मार्केट के केंद्र की ओर जाते देखा, उसके मन में सवाल उठने लगे कि कैथरीन और शॉन का रिश्ता आखिर है क्या। पहले तो उसे शॉन की असली पहचान नहीं पता थी, लेकिन बाद में उसे पता चला कि शॉन ही ब्लैक मार्केट का मिस्टर स्कॉट है। कम उम्र में ही इतनी ऊंची पोजीशन पाना उसे वहां बेहद ताकतवर बना देता था। जब तक किसी को मौत नहीं चाहिए होती, कोई भी शॉन से टकराने की हिम्मत नहीं करता। कैथरीन चाहे कितनी भी अच्छी बॉक्सर हो, लेकिन वह सिर्फ एक बॉक्सर थी। फिर वह इतनी आसानी से ब्लैक मार्केट के दिल में कैसे घुस आई?
उसका शॉन से क्या रिश्ता था? एरिक के दिमाग में जवाब आता उससे पहले ही वे शॉन के ऑफिस पहुंच चुके थे। शॉन दस्तावेज पढ़ रहा था जब कोई बिना अनुमति के अंदर घुस आया। वो गुस्सा होने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र कैथरीन पर पड़ी, उसका गुस्सा पल भर में शांत हो गया। वो कैथरीन को नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकता था। जब उसने गौर से देखा, तो पता चला कि सिर्फ कैथरीन ही नहीं, बल्कि रोनन और एरिक भी वहां थे। शॉन ने कागज रख दिए और धीरे धीरे खड़ा हुआ। अरे, कल ही तो गए थे और आज फिर आ गए। क्या मेरी टूटी फूटी जगह अब सबकी पसंदीदा हो गई है? कैथरीन चुप रही। वो सीधे बुकशेल्फ की ओर गई और सबके सामने एक किताब खींचकर उसके पास छिपा हुआ कंपार्टमेंट खोला, जिसमें एक काला कैबिनेट था। शॉन ने झुंझलाकर पीछे से चिल्लाया, ये क्या कर रही हो? नजर नहीं आ रहा कितने लोग यहाँ हैं? मेरा कंपार्टमेंट क्यों खोल रही हो? वह काला कैबिनेट असल में एक फ्रिज था। कैथरीन ने उसकी परवाह किए बिना उसे खोला और उसमें से कुछ निकालने लगी। शॉन हैरान होकर उसे रोकने के लिए बढ़ा, लेकिन रोनन बीच में आकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने आत्मविश्वास से कहा, अगर आगे बढ़ना है तो मेरी लाश पर से गुजरना होगा। रोनन का रुख देखकर शॉन गुस्से से लाल हो गया। तुम पागल हो? कैथरीन को जो चाहिए था, वह मिल गया। उसने एरिक को हाथ से इशारा किया पास आने का। एरिक बिना हिचकिचाए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। कैथरीन ने शॉन की ओर देखते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी कीमती चीज़ों को हाथ नहीं लगाया है। उसके बाद उसने एरिक की आस्तीन ऊपर की, पास से एक सिरिंज उठाए और एरिक की बांह में इंजेक्शन लगा दिया। ठीक है, अब थोड़ी देर आराम करो। इंजेक्शन लगाने के बाद कैथरीन ने शॉन का कंपार्टमेंट फिर से बंद कर दिया। शॉन ने राहत की सांस ली कि उसने उसकी कीमती चीज़ों को हाथ नहीं लगाया, लेकिन उसने मन ही मन तय कर लिया कि जैसे ही वे निकलेंगे, वह अपनी चीज़ें कहीं और छिपा देगा। तभी उसकी नज़र उस छोटी शीशी पर गई, जिसे कैथरीन ने इस्तेमाल किया था। उसने एरिक की ओर देखा और चौंक कर कहा, क्या किसी ने टाइलर को सॉफ्टनर दिया था? सॉफ्टनर दरअसल उस दवा का नाम था, जो इंसान के हाथ पैर कमज़ोर कर देती थी। ब्लैक मार्केट में यह आम बात थी। शॉन के पास इस दवा का एंटीडोट भी था। कैथरीन ने अभी अभी वही एरिक को दिया था, जिसका असर 10 मिनट में दिखना शुरू हो जाएगा। अब समझ आया कि एरिक आज इतना सुस्त क्यों लग रहा था और उसमें सामान्य ताकत क्यों नहीं थी। असल में उसे नशा दिया गया था। शॉन ने कैथरीन की ओर उलझन से देखा। कैथरीन, क्या तुमने एरिक को विनफ्रेड्स के पास वापस नहीं भेजा था? उसे फिर यहाँ क्यों लाई हो? कैथरीन दीवार से टेक लगाकर खड़ी रही, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसने शॉन को कोई जवाब नहीं दिया। मजबूरन शॉन ने पास खड़े रोनन की ओर देखा। रोनन साफ चिढ़े हुए अंदाज में बोला, वो बूढ़ा ज़ेवियर बहुत गंदा खेल खेलता है। कैथरीन उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। शॉन को तब जाकर बात समझ आई कि ज़ेवियर ने ज़रूर कोई हद पार की होगी, वरना कैथरीन जैसी बेफिक्र इंसान इस मामले में टांग नहीं अड़ाती। तभी कैथरीन की जेब में रखा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने बेमन से फ़ोन निकाला और मैसेज देखा, आर यू कमिंग बैक फॉर डिनर? कैथरीन ने मैसेज पर एक नज़र डाली, फ़ोन वापस रख लिया और बिना पलटे ही शॉन से कहा, मैं उसे अभी यहीं छोड़ रही हूँ। शॉन की आंखें फैल गईं। उसने बगल में खड़े रोनन की ओर देखते हुए हैरानी से कहा, क्या मैंने सच में कैथरीन को मुस्कुराते देखा? आखिर कौन है जिसके पास ऐसा जादू है जो उसे मुस्कुरा देता है? यकीन नहीं होता। बेशक रोनन को तुरंत पता था कि कौन है, और कौन होगा। वही डैंडी, रोनन ने गुस्से भरे स्वर में कहा। उसकी नज़र में ब्रैंडन बस एक रंगीन मिजाज इंसान था, जिसने अपनी शक्ल सूरत से कैथरीन को फंसा लिया था। शॉन और गहराई में पूछना चाहता था, मगर रोनन ने चुप्पी साध ली। दोनों बातों में इतने उलझे रहे कि उन्होंने एरिक के चेहरे के भाव देखे ही नहीं। कैथरीन की मुस्कान एरिक के लिए ठंडी हवा के झोंके जैसी थी, जिसने उसके सूखे दिल को फिर से आशा से भर दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डंकन कॉर्पोरेशन में ट्रस्टन बार बार ब्रैंडन के ऑफिस में चक्कर काट रहा था,
ताकि शाम को उसे पार्टी में ज़रूर ले जा सके। ब्रैंडन, यार, मेरा एहसान मान लो। कितने दिनों से तुम हमारे साथ पार्टी करने नहीं आए। थोड़ा सा काम छोड़ भी दोगे तो क्या होगा? डंकन कॉर्पोरेशन तुम्हारे बिना भी चल जाएगी। असल में ट्रस्टन को डर था कि ब्रैंडन फिर से अचानक गायब न हो जाए। कुछ समय से ब्रैंडन किसी को नहीं मिल रहा था और सभी दोस्त परेशान थे। ट्रस्टन ने दोस्तों से वादा किया था कि आज वह जरूर ब्रैंडन को साथ लाएगा। अगर न ला पाया तो सबके सामने मुंह दिखाएगा कैसे? ब्रैंडन ने ट्रस्टन की बातें अनसुनी कर दी। कैथरीन का जवाब देखते ही वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। ब्रैंडन को जाते देख ट्रस्टन जल्दी जल्दी पीछे हुआ। ब्रैंडन, इतनी जल्दी किस बात की है? पहले कपड़े तो बदल लें। लेकिन कुछ ही कदम चले थे कि पैक्सटन ने उसे रोक दिया। ट्रस्टन ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? मैं ब्रैंडन के साथ पार्टी पर जा रहा हूँ। समझे नहीं? पैक्सटन ने बिना कोई भाव दिखाए ट्रस्टन की ओर देखा। मिस्टर डंकन तुम्हारे साथ घूमने नहीं जा रहे क्या? ट्रस्टन की आंखों में उलझन थी। तुम्हें कैसे पता? पैक्सटन ने बस चुपचाप आंखें घुमाईं। ट्रस्टन को लगा उसे नज़रअंदाज किया गया है, तो वह गुस्से में आकर पैक्सटन से उलझने लगा। लेकिन अगले ही पल पैक्सटन ने उसका हाथ पकड़ लिया। जानते हुए कि पैक्सटन से लड़ाई जीतना नामुमकिन है, ट्रस्टन फिर भी पीछे नहीं हटा। आखिरकार पैक्सटन ने अनिच्छा से कुछ बातें बता दी। अगले ही सेकंड ट्रस्टन का मुंह हैरानी से खुला रह गया। उसने बड़ी आंखों से पैक्सटन की ओर देखते हुए कहा, क्या ये सच है? ब्रैंडन हर दिन वक्त पर काम से निकलकर सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खाना बनाने घर जाता है। ब्रैंडन खाना बनाता है? ट्रस्टन ने फिर पूछा। पैक्सटन ने चुपचाप सिर हिलाया। उसे भी ये अजीब लगता था, लेकिन सच यही था। ट्रस्टन इतना हक्का बक्का रह गया कि लगभग गिर ही पड़ा। गुस्से में चिल्लाया, ये तो कमाल है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जब ब्रैंडन घर पहुंचा, कैथरीन पहले से ही वहां थी। वह दरवाजे के पास बैठी थी, घुटनों को सीने से लगाकर सिकुड़ी हुई। उसकी नन्ही कद काठी उसे और छोटा दिखा रही थी। इस हालत में वह किसी अकेले छोड़े हुए बिल्ली के बच्चे जैसी लग रही थी। ब्रैंडन का दिल कसक उठा कि उसने उसे इतनी देर इंतजार कराया। वह झुककर कैथरीन के सामने बैठा और बोला, अंदर क्यों नहीं गई? ब्रैंडन ने दरवाजे पर कैथरीन के लिए फिंगरप्रिंट लॉक लगवाया था और उसका फिंगरप्रिंट भी रजिस्टर किया था, क्योंकि उसे पता था कि कैथरीन को चाबी रखना पसंद नहीं। कैथरीन ने शांत भाव से ऊपर देखा और बोली, आलस आ रहा था। ब्रैंडन हंस पड़ा। उसकी लड़की वाकई बहुत प्यारी थी। सच तो ये था कि कैथरीन दरवाजे पर ही इसलिए बैठी थी क्योंकि उसे पता था ब्रैंडन बहुत जल्द आने वाला है। अगर वह आने ही वाला था तो जल्दी करने की क्या जरूरत? उसे हमेशा ब्रैंडन पर भरोसा था। ब्रैंडन ने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा और नरमी से बोला, चलो मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ। क्लिक, दरवाज़ा खुल गया। ब्रैंडन ने जैसे ही उठकर ताला खोला, फिर पलटकर झुक गया और कैथरीन को सीधे अपनी बाहों में उठा लिया। मुझे शर्त है कि तुम्हें चलने में भी आलस आ रहा है ना? कैथरीन ने चुपचाप सिर टिकाया, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उसके मन की बात कह रही थी। ब्रैंडन ने उसे उसकी पसंदीदा रिक्लाइनिंग सोफे पर बिठा दिया ताकि वह आराम कर सके। वो खुद रसोई में जाकर सामान तैयार करने लगा। दोनों हल्की फुल्की बातें करने लगे, जैसे कोई आम जोड़ा, सीधा सादा प्यार, बिना दिखावे के। आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? ब्रैंडन ने पूछा। इस समय तो कैथरीन की क्लास खत्म होने का वक्त होता। ब्रैंडन को पता नहीं था कि उसने क्लास बंद कर दी थी। कैथरीन ने तुरंत जवाब दिया, आज दोपहर बाहर जाना पड़ा था। तुम्हारा मैसेज मिला तो सीधे लौट आई। ब्रैंडन ने और कुछ नहीं पूछा। उसे पता था कैथरीन की अपनी जिंदगी है। हर बात साझा करना जरूरी नहीं होता। ब्रैंडन ने उसके लिए फल काटकर पास रख दिए। ज्यादा मत खाना, डिनर भी करना है बाद में। ठीक है, कैथरीन ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। ब्रैंडन हमेशा उसके लिए अलग अलग फल रखता, लेकिन ज्यादा खाने से मना कर देता, कहता कि खाने की भूख खराब हो जाएगी। ब्रैंडन रसोई में चला गया।
थोड़ी देर बाद उसकी जेब में रखा फोन बज उठा। कॉल उठाते ही पैक्सटन की ठंडी आवाज आई। मिस्टर डंकन, मुझे कुछ जानकारी मिली है। योजक चिन्ह। पैक्सटन ने ब्रैंडन को ताज़ा जानकारी दी। मिस्टर डंकन, हैकर अलायंस ने विनफ्रेड्स के खिलाफ कदम इसलिए उठाया क्योंकि उन्होंने अलायंस के प्रतिनिधि को निकाल दिया था। उन्होंने ओशनवाइल में विनफ्रेड्स की समुद्री शिपिंग पूरी तरह रोक दी है। ये सुनकर ज़ेविया बेहद गुस्से में आ गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। अभी उसकी हालत क्या है, ये पता नहीं है। पैक्सटन की रिपोर्ट से ब्रैंडन ने तुरंत स्थिति समझ ली। शिपिंग रूट विनफ्रेड ग्रुप की धड़कन जैसा था। पिछले कुछ सालों में उन्होंने इसी से बहुत पैसा कमाया था। अगर हैकर अलायंस के पास विनफ्रेड्स की लाइफलाइन काटने की ताकत थी, तो इसका मतलब था कि वे पल भर में उन्हें बर्बाद कर सकते हैं। ज़ेविया बेचैन क्यों न हो, ब्रैंडन ने ठंडे स्वर में कहा, विनफ्रेड्स ने खुद अपनी मुसीबत मोल ली है। पैक्सटन ब्रैंडन से सहमत था। बिजनेस में ईमानदारी जरूरी होती है और विनफ्रेड्स ने सच न बोलकर यही हाल अपने लिए बुलाया था। मिस्टर डंकन, खबर है कि हैकर अलायंस ने न सिर्फ विनफ्रेड्स के बिजनेस में गड़बड़ की बल्कि एरिक को पकड़ने के लिए 2 प्रोफेशनल्स भी भेजे हैं। ये सुनकर ब्रैंडन ने सब्जियां काटते हुए हाथ रोका और रसोई से बाहर झांका। कैथरीन अब भी गेम खेल रही थी। ब्रैंडन हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाकर पैक्सटन की बात सुनते रहे। मिस्टर डंकन, अभी विनफ्रेड्स एरिक को ढूंढने में लगे हैं और लगता है वे स्वॉन्स से मदद मांग रहे हैं। पैक्सटन ने रिपोर्ट दी। कासिया की 4 नोबल फैमिलीज में लैम्बर्ट्स का डंकन परिवार से गहरा संबंध था। इसलिए अगर विनफ्रेड्स स्वॉन्स से मदद मांगते तो ये डंकन से मदद मांगने जैसा ही होता। हालांकि ज़ेविया आखिरी हालात तक डंकन्स के पास नहीं जाता। लैम्बर्ट्स और डंकन्स के अलावा बाकी विकल्प एंडरसन्स और स्वॉन्स थे। स्वॉन्स का ओशनवाइल में मजबूत कारोबार था, इसलिए विनफ्रेड्स का सबसे पहले उन्हीं से संपर्क करना स्वाभाविक था। ब्रैंडन को इसमें कोई हैरानी नहीं हुई। उन पर कड़ी नज़र रखो, ब्रैंडन ने आदेश दिया। पैक्सटन जानता था कि ब्रैंडन फिलहाल मिस कैथरीन की सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क हैं, इसलिए स्वॉन्स को लेकर उन्हें और सावधानी बरतनी होगी। मिस्टर डंकन, निश्चिंत रहें, सब इंतजाम हो चुका है, पैक्सटन ने कहा। ओ, एक और बात। ब्रैंडन शांत रहे और बोले, कहो। पैक्सटन आगे बोला, मिस्टर डंकन, लगता है हमने मिस स्वॉन के आसपास जो लोग लगाए थे, वे पकड़ लिए गए हैं। वह जानबूझकर उनसे बच रही हैं। क्या हमें और लोग भेजने चाहिए? ये कहते हुए पैक्सटन को झिझक महसूस हुई। अगर यह बाहर आ जाता तो क्या ये शर्मिंदगी नहीं होती कि डंकन गार्ड टीम एक लड़की पर नज़र भी नहीं रख सकी। पैक्सटन ने सोचा था ब्रैंडन गुस्सा होंगे, मगर वह शांत रहे। नो नीड, सबको वापस बुला लो, ब्रैंडन ने कहा। पैक्सटन एक पल झिझका लेकिन तुरंत बोला, ठीक है, मिस्टर डंकन। ब्रैंडन ने कैथरीन पर निगरानी इसलिए रखी थी ताकि उसकी सुरक्षा बनी रहे, क्योंकि उसकी अचानक वापसी ने कुछ लालची लोगों का ध्यान उसकी विरासत की ओर खींचा था। लेकिन अब जब ब्रैंडन ने देख लिया कि कैथरीन अपने हालात खुद संभाल सकती है, तो और गार्ड लगाना बेकार था। जैसा कहा जाता है, पेट से ज्यादा बड़ी आंखें नहीं होनी चाहिए। अब जब ब्रैंडन जान चुके थे कि कैथरीन खुद को संभाल सकती है और उसके पास कुछ हुनर भी है, तो निगरानी हटाना ही सही फैसला था। उसकी खुशी सबसे अहम थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्वॉन कॉर्पोरेशन में अब छुट्टी का समय हो चुका था और मीटिंग रूम जगमगा रहा था। कॉबिन अपने सचिव के साथ ज़ेविया से व्यक्तिगत रूप से मिला। खबरें फैली थीं कि ज़ेविया गंभीर बीमार होकर अस्पताल में बेहोश पड़ा है, पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि वही ज़ेविया जो अस्पताल में बेसुध होने की अफवाहों में घिरा था, अब स्वॉन कॉर्पोरेशन के मीटिंग रूम में कॉबिन से आमने सामने सौदेबाजी कर रहा है। मिस्टर स्वॉन, अगर आप इस बार मदद करेंगे तो मैं आपका बेहद आभारी रहूंगा, ज़ेविया ने कहा। कॉबिन और ज़ेविया दोनों ही बिजनेस वर्ल्ड के पक्के खिलाड़ी थे, ऊपर से बेहद शालीन लेकिन अंदर से कठोर। अब जब ज़ेविया उसके दरवाजे पर आया था, तो कॉबिन इतनी आसानी से यह मौका कैसे छोड़ देता।
अगर वह जेविया से कोई बड़ा फायदा न निकालता तो क्या वह पक्का खिलाड़ी कहलाता? मिस्टर विनफ्रेड, कासिया में आपका स्वागत है। आप सीधे मेरे पास अपनी परेशानी लेकर आए, ये हमारे आपसी सम्मान को दर्शाता है। अगर आपको मदद चाहिए तो मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, कॉबन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर जोड़ा, निश्चिंत रहें, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जेविया ने शांत रहने की कोशिश की। वह कॉबन की नीयत को अच्छी तरह समझता था। चाहे वह कितनी भी शालीनता दिखाए, जेविया जानता था कि कॉबन असली मदद तब तक नहीं करेगा जब तक उसे ठोस फायदा न मिले। विनफ्रेड्स जिस भयंकर संकट का सामना कर रहे थे, उसमें जेविया को अपना घमंड निगलकर हैकर अलायंस के साथ समझौते की संभावना भी टिटोलनी पड़ी। जहां तक एरिक का सवाल था, उस झंझट वाले लड़के को ढूंढने के लिए उसे स्वॉन्स की मदद लेनी ही पड़ी। और उसे शक भी था कि शायद स्वॉन्स का इसमें हाथ हो। नुकसान कम करने के लिए जेविया ने अपना सबसे कीमती दांव चला। धन्यवाद मिस्टर स्वॉन, आपकी मदद के लिए। अगर इस बार हमें मेरा बेटा मिल गया तो मैं आभार स्वरूप हमारी समुद्री शिपिंग रूट्स का 20% हिस्सा देने को तैयार हूँ। कॉबन पहले से ही ओशन वाइल में पैर जमाने की कोशिश कर रहा था। कासिया में जब तक डंकन कॉर्पोरेशन मौजूद था, स्वॉन कॉर्पोरेशन के पास बढ़ने की जगह नहीं थी जब तक कि वे डंकन कॉर्पोरेशन से गठबंधन न करें। डंकन कॉर्पोरेशन स्वॉन कॉर्पोरेशन से कहीं अधिक ताकतवर था और उनका कोई इरादा भी नहीं था कि वे स्वॉन से साझेदारी करें। इसलिए कॉबन ने ओशन वाइल को अपनी प्राथमिकता बनाया था, लेकिन वहां पहले से कई प्रभावशाली परिवार मौजूद थे, जिससे कारोबार जमाना कठिन था। अब जब विनफ्रेड्स खुद अपनी मुख्य कमाई का सौदा पेश कर रहे थे, तो यह ओशन वाइल में प्रवेश की चाबी जैसा था। ये सुनते ही कॉबन की आंखें चमक उठीं और वह अपनी उत्तेजना छिपा नहीं सका। मिस्टर विनफ्रेड, मैं आपके बेटे के लिए आपका प्यार देखकर सच में भावुक हूँ। दुनिया के हर माता पिता की तरह आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ। चिंता न करें, हम अपनी पूरी ताकत से आपके बेटे को ढूंढेंगे। जेविया समझ गया कि उसने सही दांव लगाया है। कॉबन के भावनाओं में छिपा सच उसने पहचान लिया। अब जब सौदा खुलकर सामने आ चुका था, तो जेविया ने साफ साफ पूछा, मिस्टर स्वॉन, क्या आपकी दूसरी बेटी भी मदद कर सकती है? कॉबन ने हैरानी से पूछा, कैथरीन? जेविया ने सिर हिलाया और कॉबन को एक फोटो दिखाई। ये फोटो विनफ्रेड्स के लिविंग रूम की निगरानी कैमरे की थी, जिसमें कई लोग मौजूद थे, जिनमें कैथरीन भी थी। मिस्टर स्वॉन, मेरा बेटा एरिक को कैथरीन ही लेकर आई थी। मुझे लगता है कि उसे कुछ पता है, जेविया ने समझाया। कॉबन हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कैथरीन इसमें शामिल होगी। कैथरीन आखिर है कौन, और वह हर जगह क्यों जुड़ी हुई नजर आती है? कॉबन ने जेविया की फोटो हाथ में लेकर उलझन भरी नजरों से देखा। फोटो से साफ था कि उसमें कैथरीन ही थी, लेकिन उसे विनफ्रेड्स की मंशा ज्यादा परेशान कर रही थी। क्या सच में खदान और शिपिंग कारोबार का हिस्सा एक नाजायज बच्चे के लिए कुर्बान करना ठीक था? अगर विनफ्रेड्स के पास और कोई वारिस न होता, तो कॉबन शायद ये समझ सकता था। लेकिन जेविया के 2 असली बेटे थे और उसकी पत्नी के परिवार का भी बड़ा प्रभाव था। जेविया को मनमानी करने देना मुमकिन नहीं था। कॉबन की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि कहीं जेविया कोई जाल बिछाकर स्वॉन्स को नुकसान न पहुंचा दे। आखिरकार 4 बड़े परिवारों में स्वॉन्स सबसे कमजोर थे। संभव था कि जेविया उन्हें इस्तेमाल कर कासिया में और फायदे लेना चाहता हो। उसने फोटो अपने सचिव को देते हुए कहा, इसे देखो। सचिव ने फोटो लिया, उसकी तस्वीर खींची और किसी को भेज दी। कुछ मिनटों बाद रिपोर्ट आ गई। मिस्टर स्वॉन, वेरिफिकेशन टीम ने पुष्टि की है कि फोटो असली है। कॉबन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर सीधे उठकर सचिव से कहा, गाड़ी तैयार करो, हम वापस जा रहे हैं। सचिव ने समझदारी से पूछा, मिस्टर स्वॉन, क्या हमें मिस कैथरीन को भी वापस बुलाना चाहिए? उसे अंदाजा था कि कॉबन की अचानक वापसी का रिश्ता कैथरीन से जुड़ा है। कॉबन ने सिर हिलाया और सचिव ने तुरंत इंतजाम कर दिया। स्वॉन्स के घर, जहां पहले हमेशा रौनक रहती थी, वहां अब शांति छाई थी।
सभी नौकर चाकर धीरे चलते, आवाज करने की हिम्मत नहीं करते। इन दिनों रेचल का मूड बेहद चिड़चिड़ा और अप्रत्याशित था। नौकरों को संभल कर रहना पड़ता था। कॉबिन घर लौटा और नौकरों की अजीब हरकतें देखकर और रेचल को न पाकर उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने ठंडी आवाज में बटलर से पूछा, मिसेस स्वॉन कहाँ है? बटलर ने सिर झुकाते हुए सावधानी से जवाब दिया, मिस्टर स्वॉन। मिसेस स्वॉन ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वह अपनी मां के पास आराम करने गई हैं। असलियत में रेचल शॉपिंग करने गई थी। जॉनथन को दूर भेज दिए जाने के बाद रेचल का आत्मविश्वास टूट गया था। अब वह अपने अमीर दोस्तों के बीच घुलना मिलना भी छोड़ चुकी थी। वह अपने बेटे को भी सुरक्षित नहीं रख सकी और उसकी बेटी ने उसे हारा हुआ बना दिया। जब ये खबर बाहर फैली तो लोग उस पर हंसने लगे। पहले तो ये बात छुपी रह सकती थी क्योंकि बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन लियाना ने कैथरीन के खिलाफ चाल चलते चलते स्कूल में तमाशा खड़ा कर दिया। आखिरकार वह खुद ही हंसी का पात्र बनी और कैथरीन ने पलटवार कर दिया। इससे ये भी खुलासा हो गया कि जॉनथन को भेजा गया है। अब कासिया के पूरे उच्च समाज को पता चल चुका था कि स्वॉन्स में से कोई भी कैथरीन से नहीं निपट सकता, वह लड़की जो गांव से लौटकर आई थी। यहाँ तक कि उनका सबसे कीमती बेटा भी कैथरीन की वजह से डेंटल एकेडमी भेज दिया गया। रेचल अब मजाक बन चुकी थी और बाहर का सामना नहीं करना चाहती थी। वह दिन भर गुस्सा निकालने के लिए बेतहाशा शॉपिंग करती रहती थी। लियाना अपनी गलती के बाद मां को और भड़काने की हिम्मत नहीं करती थी। सबसे बेचारगी की हालत नौकरों की थी, जिन्हें रोज रेचल के गुस्से का सामना करना पड़ता था। कॉबिन की पहली प्रतिक्रिया थी कि रेचल को कोसे, लेकिन फिर उसने सोचा और अपना रवैया बदल लिया। उसने बटलर से शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, इन दिनों उसका मूड ठीक नहीं है, उसे रहने दो। फिर जोड़ा, जब कैथरीन लौटे उसे मेरे पास भेज देना। बटलर ने सिर झुकाकर राहत की सांस ली। ठीक है, मिस्टर स्वॉन। कुछ ही देर बाद गार्ड्स ने बताया कि ऑड्री कैथरीन को लेकर आ गई है। इस बार बटलर ने तुरंत उन्हें अंदर बुला लिया। ऑड्री को कॉबिन के सचिव का फोन आया था, जिसमें कहा गया था कि वह कैथरीन को तुरंत वापस लाए। ऑड्री को ऐसी स्थिति बहुत कम झेलनी पड़ती थी। उसे लगा कोई बड़ी बात हुई है, इसलिए उसने कैथरीन से तुरंत संपर्क किया। असल में कॉबिन के सचिव के पास कैथरीन का नंबर नहीं था, इसलिए मजबूरी में उसने ऑड्री से कहा। दोनों जल्दी जल्दी लौटे और ऑड्री कैथरीन को लेकर अंदर आई। उसने कैथरीन को दिलासा भी दिया, कैथरी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर मॉम और डैड ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया तो हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। ऑड्री अपने माता पिता के स्वभाव को जानती थी और डरती थी कि कैथरीन के साथ बुरा न हो। कैथरीन ठंडे चेहरे और चुपचाप ऑड्री के पीछे पीछे घर में दाखिल हुई। ड्राइंग रूम में सिर्फ कॉबिन बैठा था। कमरा खाली खाली लग रहा था। न वहाँ रेचल थी और न लियाना। माहौल अजीब तरह से भारी था। कैथरीन और ऑड्री को आते देख कॉबिन ने धीरे से सिर उठाया, सिगार मुंह से निकाला और ठंडी नजर से उन्हें देखा। आ गईं, बैठो, ऑड्री ने पहल करते हुए पूछा। डैड, घर पर सिर्फ आप ही हैं। हम्फ, कॉबिन ने बेरुखी से जवाब दिया, जैसे उसे सवाल का जवाब देना पसंद न हो। ऑड्री असहज होकर चुप हो गई। कॉबिन ने कैथरीन की ओर नजरें घुमाईं। सुना है तुम हैकर अलायंस को जानती हो, मामला क्या है? कैथरीन का रवैया कॉबिन से भी ठंडा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। कॉबिन ने सोचा उसने सुना नहीं, तो उसने फिर पूछा, लेकिन कैथरीन अब भी चुप रही। अब कॉबिन को गुस्सा आने लगा। उसके लिए कैथरीन का ये बर्ताव सिर्फ बदतमीजी नहीं बल्कि नासमझी था। उसने भौहें चढ़ाकर चिड़ी नजरों से कैथरीन को घूरा, क्या तुम बहरी हो या गूंगी? जवाब क्यों नहीं देती? कैथरीन ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पलटवार किया, और आप? कॉबिन समझ गया कि कैथरीन उसे ऑड्री को जवाब न देने का ताना दे रही थी। सचमुच वह जिद्दी थी। कॉबिन का गुस्सा बढ़ने लगा, मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, समझी?
कैथरीन ने बस बेरुखी से जवाब दिया, ओक। उसका रवैया देखकर कॉबिन और भड़क गया। उसे कभी किसी ने इतनी बेअदबी से नहीं टाला था। दुर्भाग्य से वह नहीं जानता था कि उससे कैसे निपटे। तनाव बढ़ता देख ऑड्री बीच में आ गई। डैड, कैथी, हम शांति से बात करें। गुस्सा मत करें। कॉबिन ने आंखों से ऑड्री को इशारा किया कि वह कैथरीन को मनाए। ऑड्री ने मजबूरी में अपने पिता की बात मानते हुए कैथरीन से पूछा, कैथी, क्या तुम्हें पता है हैकर अलायंस क्या है? कभी उसके बारे में सुना है?